अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था और हमने इंट्रोडक्शन किया था रेडियो एक्टिविटी का। कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन डिफाइन की थी। देन वी हैव डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, जिनमें हमने अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस को उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस की थी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है लॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। बड़ा इम्पॉर्टेंट लॉ है ये, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रेडिएशन जो है वो किसी भी न्यूक्लियस से डिसइंटीग्रेट होती हैं, या न्यूक्लियस जो है वो किस तरह से किस लॉ के तहत जो है वो डिके करता है। ठीक है जी। तो इससे पहले दो टर्म्स हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं। व्हेनेवर एनी न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट, तो जो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट करता है हम उसे पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं, और जो हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियाई आता है उसे हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है ना। जो भी न्यूक्लियाई हम कंसिडर करते हैं हैवी न्यूक्लियाई जो डिसइंटीग्रेट करता है या जिससे अल्फ़ा, बीटा या गैमा रेडिएशन एमिट होती हैं उसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं, और जो उसके इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनता है उसे हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है। तो रूल ये है कि जब भी कोई पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट होता है तो बिफोर डिसइंटीग्रेशन एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन जो न्यूक्लियाई हैं डॉटर या पेरेंट, उनके जो मैस नंबर और चार्ज नंबर हैं वो इक्वल होना चाहिए। तो ये मैंने पहले भी शायद इसे डिस्कस किया है कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें तमाम जो लॉज हैं कंजर्वेशन लॉज, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इवन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, ये सब लॉज जो हैं वो ओबे होने चाहिए। तो यहाँ पे भी हम ये कहते हैं कि जब भी कोई डिसइंटीग्रेशन होगी किसी न्यूक्लियाई की, तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई का मैस नंबर है और चार्ज नंबर है, जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाए तो जो प्रोडक्ट्स आएंगी उनका जो टोटल मैस नंबर और चार्ज नंबर है वो पेरेंट के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हम जो लॉ डिस्कस करेंगे जो कि रदरफोर्ड और सोडी ने हमें दिया है, जिसे हम लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, उसके टू पार्ट्स कह लें, या उसके टू पास्टुलेट्स कह लें, या उसकी टू सजेशंस कह लें, जिसको ओबे करना होता है किसी भी डिसइंटीग्रेशन में। उसमें सबसे पहले क्या है, द सम ऑफ मैस नंबर्स ऑफ पेरेंट्स एटम मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ मैस नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स। ठीक है। जो आपके पेरेंट्स के मैस नंबर्स हैं वही उसके प्रोडक्ट्स के जो भी बनेंगे प्रोडक्ट्स उनके टोटल उसके पेरेंट्स के मैस नंबर के इक्वल होने चाहिए। और सेकंड क्या है, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रायर टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स must be equal to that of algebraic sum of the electric charges after disintegration। डिसइंटीग्रेशन होने से पहले जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, नेट चार्ज है, डिसइंटीग्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट का टोटल चार्ज है वो भी इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेशन से भी वो उसके ऊपर नेट जो चार्ज हमारे पास आ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल चार्ज है, तो जब डिसइंटीग्रेशन हो जाए जो प्रोडक्ट्स आए आप उनका टोटल चार्ज कैलकुलेट करें तो वो भी पॉजिटिव या न्यूट्रल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने एग्जांपल जैसे हमने अल्फ़ा रेडिएशंस की टाइप पढ़ी हैं। अल्फ़ा डिके में क्या होता है, अल्फ़ा डिके में कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं उसको एक जनरल रिएक्शन के तौर पे यहाँ पे आपके सामने लिखती हूँ। अल्फ़ा डिके में क्या होता है, अल्फ़ा डिके में ये हमारे पास कोई भी हम कंसिडर कर रहे हैं एलिमेंट, हैवी एलिमेंट है, जिसका जो मैस नंबर ए है, जिसका चार्ज नंबर जो है वो जी है। जब ये डिके करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी, लेट्स सपोज प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है A-4 और Z-2 और साथ हमारे पास एक अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है। ये हमारे पास जिसे हम बोलते हैं जो डिसइंटीग्रेट होगा न्यूक्लियाई, इसे हम पेरेंट न्यूक्लियाई बोलेंगे, और ये हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पे तो ये अल्फ़ा पार्टिकल है
तो हम जनरली लिखेंगे एनी एमिटेड पार्टिकल, एमिटेड पार्टिकल। अब अगर देखें तो बिफोर डिसइंटीग्रेशन जो इसका मैस नंबर था वो A और जो इसका चार्ज नंबर था वो Z है, ठीक है। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन जो इसका मैस नंबर होगा वो 4 रिड्यूस होगा और उसका जो चार्ज नंबर है वो 2 रिड्यूस होगा और इसके साथ एक अल्फा पार्टिकल जो है वो एमिट हुआ है। तो हमने क्या करना है, जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस या चार्ज को ओबे करने के लिए जो प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगे उसका टोटल मैस नंबर, टोटल चार्ज नंबर या टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमने देखना है, वो इस पेरेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसका टोटल सम अप करें तो ये कितना है, अगर आप टोटल को लिखें तो ये -4 और +4 कैंसिल आउट होके हमारे पास A बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो -2 और +2 कैंसिल होके बाकी आपके पास दोबारा से Z बच जाता है। तो जब आप टोटल कंसिडर करते हैं तो बिफोर डिसइंटीग्रेशन और आफ्टर डिसइंटीग्रेशन जो मैस नंबर है, चार्ज नंबर है और इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी इसने अल्फा डिके की ही एग्जांपल जो है वो कंसिडर की है। इसी तरह से आप बीटा डिके की भी एग्जांपल ले सकते हैं, बीटा माइनस जो डिसइंटीग्रेशन है या बीटा प्लस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर ये जो बीटा डिके हम बोलते हैं या डिसइंटीग्रेशन कब होती है, जब न्यूट्रॉन जो है, कोई भी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर वो कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन के अंदर। कोई भी न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो प्रोटॉन के अंदर तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल या एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होता है विद एन अदर एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं। और दूसरे केस में जब प्रोटॉन कन्वर्ट होता है टू अ न्यूट्रॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस तो बीटा पॉजिटिव जो है वो एमिट होता है। इसको भी अगर मैं रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं तो फर्स्ट केस में हम क्या कह रहे हैं कि अगर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो प्रोटॉन में, ठीक है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो प्रोटॉन में तो इसके साथ बीटा नेगेटिव और एक एंटी न्यूट्रिनो जो है वो एमिट होता है। और इसी तरह अगर प्रोटॉन कन्वर्ट हो न्यूट्रॉन में तो एक आपके पास पॉजिट्रॉन और प्लस न्यूट्रिनो जो है वो एमिट होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब ये जब कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में तो ये इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को, प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है या बीटा नेगेटिव एमिट हो रहा है। जब हम इसका टोटल चार्ज करेंगे तो वो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्जन हो रही है तो जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे न्यूट्रल आ गया तो इसको कंपनसेट करने के लिए एक पॉजिट्रॉन जो है वो एमिट हुआ है और ये जो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिनो है इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो इन तीनों का चार्ज मिलके इसके चार्ज के इक्वल होना चाहिए और इन तीनों के चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन और प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन जब कन्वर्जन होती है तो उस कन्वर्जन के अकॉर्डिंगली कि कौन सा जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के अंदर कौन सा जो पार्टिकल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्जन हो रही है या न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्जन हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या बीटा नेगेटिव पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो जो है वो एमिट होंगे, ठीक है। अब हम ड्राइव करते हैं जो लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, उसको ड्राइव करने के लिए हम कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज के एट एनी टाइम, इनिशियली हमेशा हम टाइम को 0 कंसिडर करते हैं। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं, n0 है, ठीक है। और हम कंसिडर करते हैं कि आफ्टर सम टाइम t, आफ्टर सम टाइम व्हेन t इज इक्वल टू t, जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने होंगे, इनिशियली इतने और कुछ टाइम के बाद आपके पास नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इतने हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसको हम रिप्रेजेंट, अब जब भी हमारे पास कहीं रेट आएगा तो हम, इसका मतलब ये है कि वो क्वांटिटी है, वो फैक्टर जो है वो टाइम से डिवाइड होगा, उसको हम उसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे। और यहाँ पे हम किसका
क्या ले रहे हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन किसकी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की या नंबर ऑफ एटम्स की। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम्स ले रहे हैं एट एनी टाइम टी, तो डिसइंटीग्रेशन रेट किसका हम लिखेंगे dN/dt। अब क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है -dN/dt वो इज़ प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, ये तो हमें कॉमन सेंस की बात है, हमें पता चलेगा कि जितनी कोई चीज़ कम होगी उतनी वो, या जितनी कोई चीज़ ज़्यादा होगी उसके हिसाब से ही वो डिके होगी। ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो ज़्यादा डिके होंगे, कम नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो कम जो है वो डिके होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। ठीक है, अब हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है वो ख़त्म करें तो हम लिखते हैं -dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा n। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा को हम कहते हैं डिके कांस्टेंट। लैम्डा इसमें क्या है, डिके कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम रीअरेंज करें तो हम dN/dt इज इक्वल टू -λn। ठीक है जी, तो नेगेटिव साइन इसमें डिक्रीज को शो कर रहा है। अगेन मैं इसको रीअरेंज कर रही हूँ, dN/n -λ/dt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से dt को मैं दूसरी साइड पे ले गई और n को मैं इधर ले आई। ठीक है जी, अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इनिशियली हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने थे n0, जो बाद में n हो गए, और टाइम को हमने क्या कंसिडर किया था, स्टार्ट में 0 to t कंसिडर किया था। ठीक है, तो dN/n n0 n, और यहाँ पे हम कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं 0 to t λ/dt। तो n की जो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगी वो log ऑफ n आ गया, और हम इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे n0 to n, और यहाँ पे हमारे पास -λ/t आ गया, और जिसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 to t हैं। अगर हम लिमिट्स अप्लाई करें तो log ऑफ n माइनस log ऑफ n0 इज इक्वल टू -λ/t, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, log की प्रॉपर्टी अप्लाई करें अगर हम यहाँ पे, तो log ऑफ n/n0 इज इक्वल टू -λ/t। इस log को यहाँ से अगर हम रिमूव करें तो ये ऑपोजिट पे साइड पे जाके एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और n इज इक्वल टू n0 e⁻⁻ ये है हमारे पास लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो डिके करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, एक्सपोनेंशियली डिके करेंगे। ये नेगेटिव साइन डिके को शो कर रहा है, और एक्सपोनेंशियल मीन कि स्लो और ग्रेजुअली उनमें डिक्रीज आएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कर्व बनेगी इसकी वो एक्सपोनेंशियल कर्व होगी, और उसका जो ट्रेंड होगा वो डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं वो कर्व ड्रा करूं तो वो इस तरह से कर्व डिक्रीज होगी, एक्सपोनेंशियल, और नेगेटिवली उसमें जो डिक्रीज है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसी के फॉलोअप में साथ ये एक दो एग्जांपल भी हैं जो उसने बुक में दिए हैं। देखें, जो मैंने आपको अल्फा डिके की एग्जांपल दी थी, ये देखें, अल्फा डिके होने से पहले न्यूक्लियस के अंदर ही 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, जो कि बाद में एमिट होते हैं एज अल्फा पार्टिकल, और साथ आपके पास जो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है
उसमें से आपके पास ए में से यानी कि मैथ्स नंबर में से 4 माइनस हो जाता है और चार्ज नंबर में से 2 रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों एग्जांपल जो हैं वो आपके पास बीटा डिके की हैं। ये आपके पास बीटा नेगेटिव डिके है, ये ट्रिटियम की एग्जांपल ले रहा है। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक एंटी न्यूट्रिनो और एक इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव बीटा जो है वो डिके हुआ तो ये हीलियम का आइसोटोप बन गया है। इसी तरह ये बीटा पॉजिटिव डिके है, यहाँ पे पॉजिटिव बीटा और न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है। ठीक है, और ये जो थर्ड टाइप है, एक और थर्ड टाइप भी है इसकी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियाई है वो एक इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करता है या कैप्चर करता है, और आपके पास ये जैसे यहाँ बेरिलियम 47 है, ये एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। ठीक है, और आपके पास ये लिथियम बन जाता है, तो इसमें साथ आपके पास न्यूट्रिनो जो है वो एमिट होता है। ये इसकी थर्ड टाइप है। और ये फोर्थ टाइप जो है वो गैमा डिके है। गैमा डिके में मैंने आपको बार बार क्लास में डिफाइन भी किया हुआ है कि सिंपली जब आपका न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो कोई मैस नंबर और कोई चार्ज नंबर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, बल्कि वो इसकी स्टेट चेंज होती है, वो ग्राउंड स्टेट में आता है और साथ ही वो क्या करता है, एनर्जेटिक फोटॉन जो है वो रिलीज़ करता है। मैस नंबर पे और चार्ज नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी हमने ड्राइव किया ये डिसइंटीग्रेशन लॉ। ठीक है जी, डिसइंटीग्रेशन लॉ से ही हम डिफ़ाइन करेंगे, डिसइंटीग्रेशन लॉ को यूज़ करके हम एक फैक्टर डिफ़ाइन करेंगे, क्वांटिटी डिफ़ाइन करेंगे। बहुत कॉमन है न्यूक्लियर फिज़िक्स में, हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ को नॉर्मली हम एज हाफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या ये क्योंकि लाइफ टाइम होता है उसका, सम टाइम इसको टी हाफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको पहले ड्राइव कर लेते हैं इसका फार्मूला, और फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बताती हूँ। हमने अभी जो डिसइंटीग्रेशन लॉ जो है वो ड्राइव किया था, n = n0 e⁻⁻ ठीक है, तो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट ये है कि वो टाइम है जहाँ पे हाफ नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिके हो जाएं। ठीक है, लेट्स सपोज आप ओरिजिनली नंबर ऑफ एटम्स लेके चले थे n0, तो आफ्टर सम टाइम t जो है वो नंबर, जब हाफ नंबर ऑफ एटम्स डिके हो जाएं तो आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम जो n0 थे वो भी हाफ रह जाएं। यानी कि आपने स्टार्ट में कंसिडर किया था एट टाइम t = 0 आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम जो थे वो n0 थे। ठीक है, फिर आपने कहा आफ्टर टाइम t आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो n रह गए। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि जब आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स n0 का हाफ रह जाए तो उस वक़्त जो उसने जितना टाइम लिया उसको हम t हाफ बोलेंगे। ठीक है, कैपिटल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल से भी। आपके ओरिजिनल नंबर जब हाफ रह जाए नंबर ऑफ एटम्स, तो वो जो टाइम होगा उसे हम उसका हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दूँ, ये वाला पॉइंट अप्लाई करूँ इंटीग्रेशन लॉ पे, तो यहाँ पे इस वक्त आपके पास t जो है वो आपका t हाफ है और n जो है वो आपका n/2 है। यानी इनिशियली आपके पास टाइम t 0 है, नंबर ऑफ एटम्स n0 है, आफ्टर टाइम t हाफ आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स रह जाते हैं वो हाफ रह गए। ठीक है, तो अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो n की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, n0/2। यहाँ पे आपके पास n0 एज इट इज़ और e⁻⁻λ, और t की बजाय हम क्या लिखेंगे, t हाफ लिखेंगे। ठीक है जी, n0 जो है वो n0 से कैंसिल हो गया, तो आप वी आर लेफ्ट विद 1/2 e⁻⁻λ एंड t हाफ। बाई टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम बोथ साइड्स पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अगर, तो ये हमारे पास हो जाएगा t हाफ = 2। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप इसको नीचे लेके आएंगे तो ये 1/e⁻⁻λ हाफ बनेगा, तो इसका रेसिप्रोकल ख़त्म करें तो ये पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ये स्टेप किया है। ठीक है, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब हम लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा
लैम्डा टी हाफ लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग हम इसका लें। तो यहाँ से हमारे पास टी हाफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 ओवर लैम्डा, ठीक है। और जो हमने log ऑफ 2 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से अगर निकाल लें तो ये हमारे पास बनती है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये हमारे पास किसी भी न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ ड्राइव करने का फार्मूला है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है और अगर आपने उसका हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है तो ये आपके पास उसका फार्मूला है, ठीक है। तो इसको हम हाफ लाइफ को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं द टाइम ड्यूरिंग विच द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स डिकेज इज नोन एज हाफ लाइफ, और हम ये भी कह सकते हैं कि द टाइम ड्यूरिंग विच आफ्टर विच हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग। यानी आप ये कह लें हाफ डिके हो गए या आप ये कह लो कि हाफ रह जाएं, हाफ बच जाएं। दोनों केसेस में जो टाइम होगा जिसमें हाफ रह जाएंगे या हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाएं उसे हम बोलेंगे हाफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ टी हाफ लाइफ पे। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी मीन लाइफ करेंगे। जिस तरह से हाफ लाइफ हमने डिफाइन किया है, कैलकुलेट किया है, इसी तरह से यही हाफ लाइफ की डेफिनेशन को हम यूज़ करेंगे और इसका मीन लाइफ जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो होप सो कि आपको कोई इशू नहीं आ रहा होगा वीडियोस में और लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में। अगर कोई इशू है देन आप मुझसे जो है वो वॉइस टेक्स्ट पे इसको डिस्कस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।